नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स की एक मास्टर क्लास है। 1 से 7 जून 2026 के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, सबका यहाँ पर संपूर्ण कवरेज होगा। एमसीक्यूज के साथ विस्तृत आपका एनालिसिस होगा और ये सारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक अचूक क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी है दोस्तों। वेरी इंपोर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम्स, इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें, एंड तक हमारे साथ बने रहें और यूपीएससी 9 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। चलिए देखते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए हमने किस तरीके से पीडीएफ को बनाया है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। बेहतर तरीके से कोशिश की है, जो जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सबको कवरेज दी है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये समझ रहे हैं आप, तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में कितनी ग्राम पंचायतों को दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया है 34 पंचायत को। कितनी? 34 पंचायतों को ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अब राष्ट्र पंचायत पुरस्कार के बारे में समझते हैं। देखिए कुल 42 उत्कृष्ट पंचायतों को यह सम्मान मिला है। अगर आप देखेंगे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय है, उसने 42 उत्कृष्ट या अनुकरणीय पंचायतों को ये सम्मान दिया दोस्तों, जिनमें से आप देखेंगे जो 22 पुरस्कार है, जिनमें से 22 पुरस्कार विजेता वो पंचायतें हैं जिनमें सिर्फ दोस्तों महिलाओं द्वारा संचालित हैं या महिलाएं उनका नेतृत्व कर रही हैं या उनकी लीडरशिप कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि जो समावेशी नेतृत्व को दर्शाता है, हमारा जो समावेशी ग्रामीण लीडरशिप है और एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है, ये 22 महिलाओं द्वारा संचालित वो लीडरशिप दोस्तों। वहीं बात करेंगे, ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में वितरित हुए। नंबर 1 दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, जिसमें मैं बात कर रहा हूं 34 पंचायतों को यह पुरस्कार दिए गए। दूसरा है आपका नानाजी देशमुख पुरस्कार दोस्तों। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में आप देखेंगे 8 पंचायतों को सर्वांगीण उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं दीनदयाल में 34 पंचायतों को, और 34 पंचायतों के साथ सतत विकास लक्ष्य दोस्तों, जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनके जो लीस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए ये 34 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिए गए दोस्तों। समझ रहे आप? वहीं इनकी अनुदान राशि पर बात करें तो आप देखेंगे पंचायतों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत, जिसे मैं बोलता हूं RGSA, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पुरस्कार राशि वितरित की गई है दोस्तों। ये अनुदान राशि प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान प्राप्त किया गया है, इस बात को समझेंगे। अब बात करेंगे नवाचार मंत्र पहल, या इसको नवाचार मंत्रा पहल करें। ये क्या है? ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, यानी कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय के द्वारा उसके जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने IIT दिल्ली के साथ, IIT दिल्ली में नवाचार मंत्र पहल की शुरुआत की दोस्तों। और ये जो कार्यक्रम है आप देखेंगे राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, जिसे NIESBUD के साथ लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है मेड इन इंडिया से इमेजिन्ड इन इंडिया की ओर बढ़ना। समझना, मेड इन इंडिया से ये इमेजिन्ड इन इंडिया की ओर बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। समझ रहे बात? दूसरा है, क्योंकि इनका राष्ट्रीय फोकस है मेड इन इंडिया से इमेजिन्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में कल्पना में ट्रांसफर करना, स्थानांतरित कर रहे हैं दोस्तों। वहीं Tier 2 और Tier 3 शहरों में आप देखेंगे जो आकांक्षी जिले हैं और गहरे ग्रामीण क्षेत्रों के शुरुआती चरणों में जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके द्वारा स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी को खोजने
पोषण करने के लिए आप देखेंगे बहुत सारे जो स्टार्टअप चलाए जा रहे हैं, जैसे एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एड टेक या क्लाइमेट स्टार्टअप्स को फंडिंग व मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों कहने का मतलब है इनकी सहायता और वेंचर फंडिंग, जो वेंचर फंडिंग होगी उनके लिए सीधे पाइपलाइन प्राप्त होंगी। ये मेन इसका फोकस था राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के बारे में। दोस्तों समझ रहे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष। दोस्तों देखते हैं क्या है क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे किए और इसके तहत कितनी अधिकतम ऋण राशि लोन दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे पीएम स्वनिधि ने दोस्तों अभी हाल फिलहाल में अपने 6 साल कंप्लीट कर लिए। कितने? 6 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं। और मैक्सिमम राशि देखेंगे तो ये 3 अलग अलग किस्तों में 15, 25 और 50,000, तो मैक्सिमम यहाँ पर 50,000 रुपए प्रगतिशील कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सकता है, वो भी बिना गारंटी के। ये दोस्तों 7% की ब्याज सब्सिडी पर दिया जाता है। तो आंसर हो गया बी, ऑलरेडी आंसर है। तो पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष कंप्लीट हो गए। आप देखेंगे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष कंप्लीट हो गए। और दोस्तों महामारी के दौरान जब कोविड-19 आया उसके दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसमें दोस्तों आप देखेंगे पीएम जो स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि है, जून 2026 के पहले संचालन में या पहले सप्ताह के संचालन में ये 6 साल कंप्लीट कर चुकी है। लेकिन इस योजना में आप देखेंगे 75 लाख से ज्यादा, 75 लाख से ज्यादा अधिक स्ट्रीट वेंडर औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हुए हैं, यानी वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर लाया गया है। और 3 तरह के कोलेटरल फ्री, मैं भी बता रहा था कि आपको बिना ब्याज का, बिना गारंटी का सर्वाधिक फ्री 3 तरह के लोन 15,000, 25,000 और 50,000 के कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, जिसका डिजिटल लेन देन पर 7% ब्याज होगा, 7% ब्याज सब्सिडी होगी। और डिजिटल लेन देन करेंगे तो आपको कैशबैक वगैरह भी मिलेगा। दोस्तों ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन था राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के बारे में। तो ये जो राजमार्ग परियोजना है इसकी बात करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में, ये जो कमेटी है इसको हेड पीएम मोदी साहब यानी कि प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं हमारे, इनके द्वारा 24,000, ये आंकड़ा याद रखना, 24,249 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और ये 4 राज्यों के लिए मंजूरी मिली है। दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार और मध्य प्रदेश के लिए। इसमें दोस्तों 4 राज्यों में फैले 700 किलोमीटर से अधिक के हाईवे बनाने के लिए 24,249 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। और ये जो परियोजना है दोस्तों याद रखना, ये हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल पर आधारित है। ये समझेंगे, ये परियोजनाएं हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत विकसित की जाएंगी और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क को अनुकूलित करते हुए विनिर्माण केंद्रों के बीच में ट्रांजिट टाइम को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में इनको एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों इनको इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों समझ रहे हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। 4 राज्य हैं, नाम याद रखेंगे, उड़ीसा, तेलंगाना, उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश के लिए। यहाँ पर 700 किलोमीटर से अधिक हाईवे बनाने के लिए इन परियोजनाओं को लाया गया है। उनका बजट है 24,249 करोड़ रुपए और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उसके द्वारा मंजूरी दी गई है। दोस्तों ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका दिल्ली एनसीआर फ्लीट रिप्लेसमेंट, इसकी बात करते हैं। देखिए कैबिनेट कमेटी, ये सीसीईए ने, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने दिल्ली एनसीआर के लिए जो बाहरी परिवहन बेड़े हैं उनको प्रतिस्थापित रिप्लेसमेंट योजना की मंजूरी दी है। क्या है? तो दिल्ली एनसीआर में फ्लीट रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर दोस्तों, जो राष्ट्र राजधानी क्षेत्र हमारा एनसीआर है, इस एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन की गंभीर स्थिति को देखते हुए 9,585 करोड़ रुपए की योजना 2 साल के लिए, कितने
2 साल की स्क्रैप एंड रिप्लेस, इसको बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, स्क्रैप एंड रिप्लेस। स्क्रैप एंड रिप्लेस यानी कबाड़ में बदलकर नया लेने की। तो दोस्तों इसमें होगा क्या, स्क्रैप एंड रिप्लेस पॉलिसी में इसको प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी गई है 9,585 करोड़ रुपए के लिए, वो भी कितने, 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए है ये, 2 साल की पॉलिसी है। और इस नीति में आप देखेंगे 2028 तक लगभग 2.07 लाख यानी कि 2.07 लाख पुराने ट्रकों बसों, जो पुराने भारत चरण BS4 वाले पुराने ट्रक बस वगैरह को दोस्तों, और उससे जो पुराने वाणिज्यिक ट्रक हैं, जो कॉमर्शियल ट्रक वगैरह हैं, कॉमर्शियल वाहन हैं, उनको दोस्तों, जो भारी बसों को स्वच्छ BS6 के साथ, जो हमारा क्लीन BS6 है, और जो ईवीज हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनमें बदलने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगा, या उसमें ये बदले जाएंगे, और इन्हें बदलने की प्रक्रिया में सब्सिडी प्रदान भी की जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, फ्लीट रिप्लेसमेंट 9,585 करोड़ रुपए, ये बात याद रखें। नेक्स्ट आपका FCI की जो QR टैगिंग है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो FCI है यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने खाद्यान्न बैग की QR टैगिंग की है। QR टैगिंग कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में अनाज की बोरियों पर QR कोड अनिवार्य कर दिए हैं। अब ये QR कोड अनिवार्य क्यों किए दोस्तों, 3 राज्य याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में। देखिए इसमें EPOS टर्मिनल से ट्रैकिंग होगी, जो ये जो टर्मिनल है EPOS, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, समझ रहे हैं, उचित मूल्य की दुकान पर। EPS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, जो टर्मिनल है, इनके माध्यम से कैप्चर किए गए टैग इन्वेंट्री जो है, उन्हें लेजर ट्रैकिंग को स्वचालित करेंगे, यानी उससे ये पता चल सकेगा कि भाई जो सब्सिडी वितरण है वो सुव्यवस्थित हो रहा है या नहीं, या बीच में कोई लूप होल्स वगैरह है, इसकी बात की जाएगी। तो इनमें जो टैगिंग की गई FCI के द्वारा, उससे होगा क्या कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में वितरित सभी FCI के जितनी भी अनाज की बोरियां हैं, वो QR कोड टैग होंगे, जिससे जो उपभोक्ता मामले हैं या खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, उसने अपनी एक हाई टेक्नोलॉजी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक अनाज ट्रेसेबिलिटी को, कहने का मतलब है उसे ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, पता लगाने की क्षमता को, उस पहल को विस्तार करने की योजना बनाई है। इसलिए उन्होंने QR टैगिंग का विस्तार आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा में तय किया है दोस्तों। वो चाहते हैं कि जो बोरियां हैं उनकी सबकी ट्रैकिंग हो, बीच में कोई भी लूप होल ना हो, जिसके लिए वो पहुंच रहा है वहां तक वो पहुंचना चाहिए। ओवरऑल ये मैटर है इसका, FCI QR टैगिंग का दोस्तों। ठीक है, अब चलिए डिफेंस की बात करेंगे, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है, इसको समझते हैं इसके बारे में क्या है। चलिए देखो, चलिए क्वेश्चन है भैया कि भारतीय रक्षा बलों द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का क्या नाम है, तो इसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन शेरावली। ठीक है, क्या है, ऑपरेशन शेरावली, मां के नाम पर ये ऑपरेशन चला गया है। तो भारतीय रक्षा बलों ने दोस्तों जम्मू कश्मीर के इस सेक्टर में LOC के पास, जो हमारा LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके पास राजौरी पुंछ के घने पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ और आतंकवाद को बेअसर करने के लिए खुफिया आधारित इंटेलिजेंस लेड मल्टी एजेंसी ऑपरेशन चलाया दोस्तों। ये पहाड़ी इलाकों में चलाया गया है, ये एक संयुक्त सेवा तैनाती थी, और सक्रिय घुसपैठ नेटवर्क को बेअसर करने के लिए, उन्हें बेअसर करने के लिए, ये उच्च प्रोफाइल सीमा पार सुरक्षा खतरों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन शेरावली चलाया गया राजौरी पुंछ इलाके में, जम्मू कश्मीर में दोस्तों। ठीक है, वहीं एक और इंपोर्टेंट न्यूज है इसी के रिगार्डिंग, 29वें NAEG पुरस्कार। NAEG पुरस्कार का मतलब है दोस्तों, आप देखेंगे कि ये जो पुरस्कार हैं डिपार्टमेंट ऑफ, जो प्रशासनिक सुधार है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड द जो गवर्नेंस, जो पब्लिक गवर्नेंस है, उसके 29वें राष्ट्र पुरस्कार दिए गए, ये वाले 29वें राष्ट्र पुरस्कार प्रशासनिक सुधार के लिए दिए गए। चलिए बात करते हैं क्या है, 29वें नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, गवर्नेंस पुरस्कार है, इनकी बात हो रही है। इन्हें दिया है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ पब्लिक गवर्नेंस की बात करते हैं। इसके द्वारा 29वें राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की दोस्तों। इसमें 7 विभिन्न श्रेणियों में, 7 अलग अलग श्रेणियों में
17 अभिनव ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स को नागरिकों तक सीधे सेवाएं पहुंचाने के लिए सम्मानित किया गया है। समझ रहे हैं? 951 इसमें से देखेंगे 951 अखिल भारतीय संस्थागत प्रविष्टियों में से 7 अलग अलग श्रेणियों में से 17 अभिनव ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स को चयन किया गया है और सीधे इनको सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। दूसरा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। दोस्तों इसने 90 करोड़ एबीएचए खातों को पार कर दिया है। समझ रहे हैं? यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने घोषणा की है। एनएच नेशनल हेल्थ जो हमारी अथॉरिटी है उसने ये घोषणा की है कि भैया आयुष्मान भारत प्राधिकरण, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसने 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर्स बनाने का ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है और भारत के लिए डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे की बड़ी जीत है। ये जो नंबर है ऐतिहासिक मील का पत्थर है, बहुत ही बड़ा नंबर है। ये आयुष्मान भारत के द्वारा किया गया 90 करोड़ आभा खाते, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, एबीएचए याद रखना, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए इंपोर्टेंट हमने एड ऑन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन है भैया भारत ओमान सीईपी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझौते के तहत ओमान ने भारतीय वस्त्र, समझना, टेक्सटाइल और हस्तशिल्प पर कितना आयात शुल्क, कितना, जो MFN ये होता है MFN ड्यूटी समाप्त कर दिया है। तो ये 5% की ड्यूटी है जो ओमान ने समाप्त कर दी है दोस्तों। ठीक है, MFN होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, आयात शुल्क को समाप्त कर दिया है। चलिए समझते हैं। तो भारत और ओमान के बीच में CPA, इसे सेपा बोलते हैं, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आर्थिक यानी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 1 जून 2026 को ये लागू हुआ दोस्तों। याद रखना 1 जून 2026 को, सारे फैक्ट हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। 1 जून 2026 को ये लागू होता है और समझौते के तहत टैरिफ उदारीकरण, टैरिफ लिबरलाइजेशन के तहत जो भारतीय निर्यात है उसमें 99.38% का भारतीय निर्यात को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला दोस्तों। यानी कहने का मतलब है भारत निर्यात का 99.38% ओमान में तत्काल शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्राप्त करेगा। वहीं ओमान ने 945 टेक्सटाइल लाइनों पर 5% MFN ड्यूटी हटाई, मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो आयात शुल्क है उसको समाप्त कर दिया। वहीं दोस्तों एक और बात करेंगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट से, जो सोहार बंदरगाह है, आप याद रखेंगे कि जो सोहार बंदरगाह है, ओमान सोहार जैसे ओमान के जो पोर्ट हैं उन बंदरगाहों को, तो ये याद रखना स्टैटिक में कि सोहार बंदरगाह कहाँ है, ओमान में। ऐसे पोर्टों का उपयोग करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो खाड़ी सहयोग परिषद है, GCC जो बोलते हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, और पूर्वी अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। समझ रहे हैं? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अस्थिर चौक पॉइंट को बाईपास किया जा सकेगा। समझ रहे हैं? क्या किया जाएगा? बाईपास। इससे क्या होगा कि जो भारत की शिपिंग लाइन है वो हॉर्मुज, जल डमरू मध्य जैसे अस्थिर समुद्री चौक पॉइंट्स को आसानी से दरकिनार करके सोहर बंदरगाह का यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये इंपोर्टेंट है बहुत ओमान के लिहाज से, जो हमारे अभी एग्रीमेंट हुए और किस पर क्या हुआ है, तो टेक्सटाइल और हस्तशिल्प पर 5% का आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी, मोस्ट फेवर्ड जो नेशंस की इंपोर्ट ड्यूटी है वो खत्म कर दिया। अब एक और इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स के बीच में एक MOU साइन हुआ दोस्तों। भारत यूके ने क्रिटिकल मिनरल्स में और जो ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है उसको लॉन्च किया है। ये क्या है? नई दिल्ली में दोस्तों, नई दिल्ली में ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया गया। अब किस लिए किया इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, केंद्रीय खान और हमारे कोयला मंत्री हैं, उनका नाम है जी किशन रेड्डी, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। जी किशन रेड्डी साहब ने क्या किया, यूके के विदेशी सचिव, नाम याद रखेंगे, यूके के विदेशी सचिव का नाम है येविटे कूपर, यहाँ पे लिखता हूं मैं, येविटे कूपर। समझ रहे हैं? येविटे कूपर ने नई दिल्ली में भारत और यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी को जॉइंटली, संयुक्त रूप से इनॉग्रेट किया है। क्या किया है? इसका इनॉग्रेशन किया दोस्तों। ये एक बायलैटरल संस्थान है, द्विपक्षीय संस्थान दोनों देशों में। ये हरित प्रौद्योगिकी के लिए और सेमीकंडक्टर, समझ रहे हैं, सेमीकंडक्टर विनिर्माण पाइपलाइनों के लिए जो आवश्यक रेयर अर्थ मेटल है, दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जो हमारे जैसे लिथियम और कोबाल्ट की आपूर्ति है, निकिल है, इनकी आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करने के लिए, या इनकी जो लिथियम, कोबाल्ट और निकिल संपत्ति तक पहुंच पर रियल समय पर, रियल टाइम जोखिम सूचकांक करने के लिए, आपूर्ति श्रृंखला पर निगरानी रखने के लिए
और गहरा तकनीकी डेटा कॉपरेशन सहयोग प्राप्त करने के लिए ये द्विपक्षीय संस्थानों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है दोस्तों। तो भारत और यूके के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई है। समझ रहे हैं, इसको इंपोर्टेंट याद रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए, भारत जिम्बाब्वे ने संयुक्त रक्षा समिति की बैठक की है, जिसे बोलते हैं जॉइंट डिफेंस कमेटी की मीटिंग। देखिए, मैं सब बता दूंगा, संयुक्त रक्षा समिति शॉर्ट्स में मैंने यहाँ लिखा जरूर है, लेकिन आपको मैं डिटेल में सब समझा दूंगा। समझिए, ये होता है 4 जून 2026 को, 4 जून 2026 को नई दिल्ली में, कहां पर हो रहा है, नई दिल्ली में पहली संयुक्त रक्षा समिति की बैठक हुई भारत और जिम्बाब्वे के बीच में। और ये उच्च स्तरीय बैठक हुई दोस्तों, कहां, एरो इंडिया 2025 के रोड मैप पर काम किया। कहने का मतलब है कि एरो इंडिया 2025 के दौरान ये साइन हो रहे थे रक्षा द्विपक्षीय रोड मैप को, अब इसको क्रियान्वित कर दिया गया है, इसको इंप्लीमेंट दे दिया गया है। इसका मेन काम क्या है कि दोनों देशों के बीच में सैन्य प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान, जो टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होगा, सामान्य वायु संपत्तियों के रखरखाव में जो मौजूदा ढांचे उनको काफी विस्तार करना, एक्सपेंड करने पर सहमति व्यक्त हुई है। अब इसका मेन पर्पज होगा कि भाई संयुक्त राष्ट्र जो संयुक्त रक्षा है, यानी कि आप ज्वाइंटली रक्षा विनिर्माण करो, यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काम करो, आतंकवादी जो विरोधी सिद्धांत है उन्हें अपनाओ, संयुक्त राष्ट्र का जो आतंक विरोधी है, यूएन पीस कीपिंग में जो यूएन पीस कीपिंग है वहां सहयोग करो, संयुक्त राष्ट्र शांति जो स्थापना अभियान है उनमें भागीदारी करो। तो ये नए डोमेन में सफलतापूर्वक तैयार किए गए, इसलिए भारत जिम्बाब्वे के बीच में एक जॉइंट डिफेंस कमेटी की बैठक हुई नई दिल्ली में दोस्तों। ये भी आ सकता है, याद रखेंगे। और ये 4 जून 2026 को कंडक्ट की गई। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के स्थानीय बैंकॉक सिस्टम के साथ भारत के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का एकीकरण किया है? ये किया है कंबोडिया ने दोस्तों। चलिए समझते हैं। तो भारत ने कंबोडिया में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया दोस्तों। यूपीआई हमारा 2016 में आया था और इसको बनाने वाली संस्था है एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम, इसके द्वारा बनाया गया। चलिए समझते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम जो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों, और इसके बीच में एनआईपीएल जो इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है। एनआईपीएल और एनपीसीआई के बीच में कंबोडिया के बैंकॉक या बकोंग, इसका नाम है बकोंग दोस्तों, बैंकॉक नहीं है, बकोंग, ये इंपोर्टेंट नाम है, ये बकोंग। बकोंग सिस्टम के साथ क्यूआर आधारित सीमा पार भुगतान शुल्क शुरू किया गया है और विदेशी मुद्रा लेन देन शुल्क में भारी कमी आएगी इस तरीके से। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में, एनआईपीएल और एनपीसीआई के बीच में, कंबोडिया को आधिकारिक तौर पर जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान को व्यवसायिक रूप से कॉमर्शियली लॉन्च कर दिया गया। क्योंकि हमारे जो पर्यटक होंगे और जो हमारा व्यवसाय है, अब भारतीय बैंकों और कंबोडिया की स्थानीय बकोंग प्रणाली है, इसका नाम है बकोंग प्रणाली, के बीच तत्काल क्यूआर कोड आधारित वित्तीय निपटान कर सकते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा लेन देन शुल्क में भारी कटौती होगी। यही मेन बात यहाँ पर बताना चाह रहा दोस्तों। तो ये इंपोर्टेंट था। तो बकोंग सिस्टम के साथ यूपीआई का एकीकरण किया है कंबोडिया में, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखना। ये सारे क्वेश्चन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत ने कब लागू की। चलिए नेक्स्ट है, भारत और वियतनाम का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात डिलीवरी सिस्टम दोस्तों, इनके बीच में एक समझौता हुआ है। समझते हैं क्या है पूरा समझौता। कलर चेंज करते हैं इनके बारे में, जरा थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और इनका पॉइंट भी छोटा करते हैं। चलो, तो ये भारत और वियतनाम के बीच में हुआ दोस्तों, ब्रह्मोस को लेकर दोस्तों। चलो देखिए, भारत की जो रक्षा निर्यात स्थिति है, जो एक्सपोर्ट स्थिति है, अब वो काफी बढ़ रही है, मजबूत हो रही है। भारत की जो रक्षा उत्पादन है, उन्होंने वियतनाम को लेकर दोस्तों, किसको, वियतनाम को लेकर आप देखेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर बैटरी की डिलीवरी सफलतापूर्वक पूरी कर दी। जो बैटरी की डिलीवरी हमारे इंडिया ने एक्सपोर्ट के तहत पूरी कर दी है, और यह एक्ट ईस्ट समुद्री सुरक्षा के तहत एक बढ़ता हुआ कदम है। समझ रहे हैं, ये ऐतिहासिक सौदा दक्षिण पूर्वी एशियाई जल क्षेत्र में भारत का स्ट्रेटेजिक एक्ट ईस्ट समुद्री सुरक्षा पश्चिम के महत्वपूर्ण विस्तार का एक प्रतीक है, और ये बहुत इंपोर्टेंट है ब्रह्मोस को लेकर। ब्रह्मोस की जो रेंज है 290 से लेकर 450 किलोमीटर तक है, इस बात को याद रखना। और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो इंडिया और रूस के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इंडिया
और रूस की। इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मस्कावा नदी के नाम पर इसका नाम रखा है ब्रह्मोस। दूसरा देखेंगे भारत और लाओस। छोटी छोटी चीजों को मैंने यहाँ पर बहुत एड ऑन किया क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए भारत और लाओस के बीच में एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक समझदारी के लेकर एक नवीकरण किया गया, एक समझौता हुआ क्या है कि भारत और लाओस ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत जो विरासत संरक्षण है, जो हमारी विरासत संरक्षण है, उनके तहत दोस्तों दिखेंगे और रक्षा क्षमता निर्माण द्विपक्षीय समझौतों को औपचारिक रूप दिया। इन राष्ट्रों ने आप देखेंगे कि सदियों पुरानी थेरवाद, बौद्ध और रामायण संरचनाओं के संरक्षण और एशियन समुद्री सुरक्षा समन्वय के लिए एक एमओयू साइन किया है। थेरवाद बुद्धिस्ट के लिए दोस्तों, समझ रहे हैं, जो आसियान है उनके भीतर समुद्री और सुरक्षा समन्वय ढांचे को मजबूत करते हुए सदियों पुरानी जो थेरवाद, बौद्ध और रामायण संरचनाओं को संरक्षित करने के लिए एक जॉइंट राज्य प्रायोजित पुरातत्व मॉड्यूल को घोषणा की है भारत और लाओस ने। ऐसा पूछ सकते हैं, तो ये है भारत और लाओस। नेक्स्ट है आपका भारत और म्यांमार के बीच में क्या है, बॉर्डर पर संयुक्त सीमा प्रबंधन प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। तो विदेश मंत्रालय ने क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या किया है, हमारे म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं जनरल मिन आंग ह्वाइंग, याद रखना, जनरल मिन आंग ह्वाइंग के दौरे के दौरान एक साइन किया गया। उसमें यह किया गया कि फ्री मूवमेंट रेजिम एफएमआर को रेगुलेट करने और क्रॉस बॉर्डर जो उग्रवाद है, क्रॉस बॉर्डर उग्रवाद को रोकने के लिए नया संयुक्त सीमा प्रबंधन प्रोटोकॉल जनरल मिन हांग वांग के साथ हस्ताक्षरित किया गया दोस्तों। तो भारत और म्यांमार बॉर्डर पर फ्री मूवमेंट रेजिम के तहत उसको रेगुलेट करने के लिए, क्षेत्रीय आंतरिक सुरक्षा को स्थिर करने के लिए ये रेगुलेट कर दिया गया है, विनियमित किया गया है भारत और म्यांमार के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2027-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऐतिहासिक चुनाव जीता है? तो ये जीता है किर्गिस्तान दोस्तों। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनने वाला है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। हालांकि 2027-28 के लिए देखेंगे 5 गैर अस्थायी सदस्य चुने गए दोस्तों, जिसमें से किर्गिस्तान एक है। देखिए यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने ऐतिहासिक चुनाव 27-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 नए गैर स्थायी सदस्यों को चुना है। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2027 से, इनका कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाला, 2 साल तक रहता है, 2 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं ये अस्थायी, गैर स्थायी यानी कि अस्थायी सदस्यों के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 गैर स्थायी सदस्यों को चुना है और इसमें किर्गिस्तान 1992 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने की बात से, तो किर्गिस्तान जो है 1992 में यूएनएससी में शामिल हुआ। शामिल होने के बाद इसको पहली बार ऐतिहासिक सीट मिली और जो 5 सदस्य हैं जैसे जर्मनी, फिलीपींस, पुर्तगाल, यहाँ देखेंगे किर्गिस्तान पहली बार हुआ और यूएन में शामिल होने के बाद पहली बार हुआ जब 1992 में ही शामिल हुआ था। नंबर 1 जर्मनी, फिलीपींस, पुर्तगाल और नंबर 4 है त्रिनाद और टोबैगो और नंबर 5 है किर्गिस्तान दोस्तों। ये 5 सदस्य हैं, इन्हें सफलतापूर्वक चुना गया। याद रखना, जर्मनी, फिलीपींस, पुर्तगाल, समझ रहे हैं, और त्रिनाद और टोबैगो, और उसके बाद है किर्गिस्तान। आप ऐसे करके बना सकते हैं कुछ जीके पीपीटी। ठीक है, जीके पीपीटी बनाएगा, ऐसे करके आप याद कर लो, जीके पीपीटी बनाएगा। ठीक है, ये याद कर लो तो शायद याद हो जाए। जी से जर्मनी, के से हो गया आपका किर्गिस्तान, और पी से हो गया आपका फिलीपींस, और पी से पुर्तगाल, और टी से आपका हो गया क्या, त्रिनाद और टोबैगो दोस्तों। ऐसे करके कुछ ट्रिक बना लिया करो और इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन किया करो, तो बेहतर पोजीशन में खड़े हो जाओगे। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की नई दिल्ली यात्रा देखते हैं। नाम है इनका पालस मसाटिले, इनकी भारत यात्रा है, बहुत इंपोर्टेंट है। तो उपराष्ट्रपति जो है सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पालस, क्या नाम है इनका, टिपोकोसा पालस मसाटिले या मसाटिले कुछ भी कह सकते हो, इनकी भारत यात्रा की मेजबानी की। कौन की, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, याद रखना, उपराष्ट्रपति ने पूछ सकते हैं, सीपी राधाकृष्णन ने। मामला यह था कि प्रमुख चर्चाएं होनी थी G20 ग्लोबल साउथ को लेकर। तो G20 ग्लोबल साउथ घोषणाओं के क्रियान्वयन को तेजी लाने के लिए, ब्रिक्स की आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए, समझ रहे हैं, और हिंद महासागर जो रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के साथ व्यापारिक लेन की सुरक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा वास्तुकला को स्थापित करने पर केंद्रित है। इनके बीच में ये प्रमुख चर्चाएं हुई, ये पूछ सकते हैं, याद रखना। और ये अभी भारत की यात्रा पर थे दक्षिण अफ्रीका के वाइस प्रेसिडेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा कि वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांक
जिसे कहते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स, किस आधार वर्ष बेस ईयर पर परिकल्पित किया जा रहा है? तो 2011-12 पर। लेकिन अभी आप देखेंगे अभी रिसेंटली हमारा बेस ईयर चेंज हुआ है, 2022 से 23 कर दिया गया है। लेकिन ये सारे क्या है, ये सारे के सारे पुराने बेस पर निकाल रहे हैं। अभी जितना भी WPI को निकाला है इन्होंने 2011-12 पर। अब WPI और IIP की कुछ अपडेट देते हैं। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और IIP का मतलब है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, इसकी अपडेट है। चलिए इस पर बात करते हैं दोस्तों। देखिए वाणिज्य और आप देखेंगे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में उसके लिए जो अनंतिम थोक मूल्य सूचकांक है, जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके डेटा जारी किए और आधार वर्ष 11-12 के आधार पर गणना की। जो कच्चा पेट्रोलियम है, कच्चा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और बुनियादी धातुओं में तेज वैश्विक वृद्धि से जो प्रेरित है, इसके कारण इसको निकाला है। अच्छा ये अप्रैल का है, मई जून का नहीं है, अप्रैल का दोस्तों। ठीक है, जो कच्चे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और बुनियादी धातुओं में तेज वैश्विक वृद्धि से प्रेरित है, इस कारण इन्होंने जारी किया। इसका आधार वर्ष 11-12 है, याद रखना। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो IIP है, इसको महामारी के बाद के आधार पर अपडेट किया जाएगा दोस्तों, इसको महामारी के आधार पर अपडेट किया जाएगा। अब इसमें है क्या, तो जो WPI है ये आधारित है मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 8.3 थी दोस्तों। WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जो आधारित मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की वार्षिक दर 8.3% थी। और जो IIP है तो ये महामारी के बाद के आधार पर अपडेट होगा, जो मैंने बताया सटीक रूप से ये अपना बाद में प्रतिबिंबित करेंगे और उसके बाद में सारी चीजें बताएंगे। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। FPI और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिफॉर्म्स की बात करते हैं। क्या है दोस्तों, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, RBI ने सेबी के साथ मिलकर RBI ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, आप कहेंगे यार ये क्या है, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के साथ, उनके लिए FAR फुली एक्सेसिबल रूट, समझ रहे हैं, RBI ने सेबी के साथ मिलकर विदेशी पूंजी प्रवाह को गहरा करने के लिए सरकारी प्रतिभूति, जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोले हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाजार में संरचनात्मक अपडेट की स्ट्रक्चरल चेंज की है। स्ट्रक्चरल क्या है, ये इन्हें फुली एक्सेस रूट के तहत, रूट में भाग लेने वाले जो FPI है, यानी कि जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, उनके लिए अनुपालन बाधाओं को कम करेंगे, उनको आसान बनाएंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य है घरेलू संप्रभु उधारी लागत कम करना। इनका मेन पर्पज है दोस्तों कि जो वैश्विक उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक हैं, उनमें भारत के विस्तारित भार को भुनाने के लिए ये समयबद्ध है और भारतीय रुपए के लिए दीर्घकालिक स्थिरता, लॉन्ग साइड जो स्टेबिलिटी सुनिश्चित करते हुए और घरेलू जो उधार लागत को कम करने के लिए ऐसा इन्होंने किया है, फुली एक्सेसिबल रूट, उन्हें आसान बनाया दोस्तों। जो FPI है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, उनके लिए ये पूछ सकते हैं, इसलिए इंपोर्टेंट है। अब यहां पर बात करेंगे PFRDA का स्टार NPS, ये क्या है, जो देखो स्टार NPS मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। देखिए PFRDA ने क्या किया है, जो पेंशन एंड रेगुलेटरी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है दोस्तों, पेंशन एंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने BSC टेक्नोलॉजी के साथ, जो BSC टेक्नोलॉजी है उसके साथ पेपरलेस KYC और डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे होगा क्या समझना, BS टेक्नोलॉजी के साथ तकनीकी सहयोग में स्टार NPS के लिए एक उन्नत डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं, जो पेपरलेस KYC और डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं, जिससे क्या है कि पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि वो डिजिटल होंगे। ये प्रणाली जो सब्सक्राइबर हैं, जो नामांकन को सरल बनाएगी, उनका जो सब्सक्राइबर है उनका रजिस्ट्रेशन, उनका नामांकन ये इजी बना देगी। पेपरलेस KYC के माध्यम से होगा क्या, ये जो है जो टर्न अराउंड सत्यापन प्रक्रिया, वेरिफिकेशन प्रक्रिया कम करती है और स्वैच्छिक पेंशन प्रणाली जो है, जो वॉलंटरी पेंशन सिस्टम है, उसके खातों से जुड़ी लेन देन संबंधी जो ट्रांजेक्शनल फ्रिक्शन है उसको कम करेगी। इसलिए दोस्तों PFRDA ने स्टार NPS योजना लॉन्च किया है। अब करेंगे भारत का सस्टेनेबल डेट क्या है, भारत का सस्टेनेबल डेट क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ये डेप्ट है, कर्ज ना कि डेट। तो डेप्ट जो स्टॉक है वो करीब 55.9 बिलियन तक पहुंच गया, समझना। RBI की मुद्रा और वित्त पर संरचनात्मक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। सक्रिय पोर्टफोलियो जो है हमारा कितना पहुंचा है, $55.9 बिलियन।
आरबीआई की मुद्रा और वित्त पर एक संरचनात्मक रिपोर्ट में भारत ने 55.9 बिलियन का सक्रिय सस्टेनेबल डेब्ट पोर्टफोलियो बनाया है दोस्तों। इसमें 5.7 बिलियन डॉलर विशेष यानी कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड सहित इसमें ये बिलियन 5.7 बिलियन विशेष संप्रभु सोवरेन ग्रीन बॉन्ड शामिल है। इनमें 80% से अधिक आय समर्पित स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे की यानी कि क्लीन एनर्जी और मास ट्रांसपोर्ट में लॉक है। मतलब 80% से अधिक आय समर्पित स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे और उच्च दक्षता वाले सार्वजनिक मास ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के भीतर लॉक कर दी गई है। ठीक है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एडीबी एंड उसके स्टैंडर्ड चार्टर्ड की क्या है। तो एडीबी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मुंबई में दोस्तों एक जोखिम साझाकरण समझौते पर साइन किया, यानी डॉलर और इंडियन रुपी में मल्टी करेंसी रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। इसमें क्या है, सीमा पार वित्तीय समझौता है संयुक्त राज्य डॉलर और भारतीय रुपए दोनों में। ये होगा क्या, मूल्य वर्गित व्यापार वित्त पोषण साधनों पर जो जोखिम है उसमें इनको सह वित्त पोषित किया जाएगा दोस्तों। और भारत में जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें जो पूंजी तरलता है, कैपिटल लिक्विडिटी को अनलॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंपोर्टेंट था, इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपोर्टेंट है, आरबीआई द्वारा प्रस्तावित किल स्विच फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये भैया किल स्विच का मतलब है डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना। अभी आरबीआई जो किल स्विच है इसका मेन मुद्दा यही है कि जो साइबर फ्रॉड है, सबसे मेन इंपोर्टेंट साइबर फ्रॉड के जो संदेह डाउट पर ग्राहकों को एक ही क्लिक या प्रॉम्प्ट से अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसफर और डिजिटल एक्सेस की तुरंत फ्रीज करने की सुविधा है। किल स्विच का मतलब ये होगा कि आरबीआई ने एक ऐसा इंजीनियरिंग धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए एक ऐसा नियामक ढांचा बनाया है किल स्विच, जिससे क्या होगा, एक आरबीआई के आदेश से ही जितने भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं, यानी कि जो इतने भी एससीबीज हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, उनके एप्स और यूपीआई मध्यस्थ कोई भी तत्कालिक अगर मामला है तो उसे किल स्विच लागू कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो उपभोक्ता हमारे कंज्यूमर हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो खाता धारक हैं उनकी संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी के दौरान अगर ऐसा होता है तो एक प्रॉम्प्ट या एक जो भी ट्रांसफर करेंगे, एक क्लिक करेंगे, उसके क्या होगा, एक क्लिक और एक प्रॉम्प्ट से उनका राष्ट्रीय नागरिकता प्रोफाइल पर जो उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स फंड और ट्रांसफरों को तुरंत फ्रीज कर दिया जाएगा दोस्तों, तुरंत फ्रीज कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि वो जो धोखाधड़ी वाले साइबर फ्रॉड है वो उनके खाते से पैसे वगैरह नहीं निकाल पाएंगे और इससे जो डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी है उससे बचा जा सकता है, यानी कि जो साइबर फ्रॉड है उससे बचा जा सकता है। ये इसलिए आरबीआई ने प्रस्ताव किया किल स्विच का, इस बात को याद रखेंगे आप, इंपोर्टेंट है। चलिए अब मिशन बात करेंगे सेहनजोरी का। क्या है ये, स्नेहजोरी मिशन स्नेहजोरी जो असम पर लागू किया, असम के मुख्यमंत्री के द्वारा ये आयोजन किया गया दोस्तों इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दोस्तों। मिशन स्नेहजोरी को मूंगा, असम के मूंगा रेशम के लिए जो मूंगा सिल्क है जीआई टैग मिला है, इसको बढ़ावा देने के लिए असम का है, कहाँ का ये है, असम, याद रखेंगे। तो असम के मूंगा रेशम को ऊपर उठाने के लिए मिशन स्नेहजोरी लॉन्च किया है। तो पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है और कपड़ा मंत्रालय, याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कपड़ा मंत्रालय, इन्होंने असम सरकार के कोऑर्डिनेशन के साथ 411 करोड़ रुपए का मिशन स्नेहजोरी का प्रोजेक्ट चालू किया दोस्तों, लॉन्च किया है। इसमें क्या है, मूंगा रेशम दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरा रेशम है और भारत को प्राप्त ये क्या है, जीआई टैग है, भौगोलिक संकेतक है। और जो 2007 में, याद रखना इसको भी, ये 2007 में प्रदान किया गया था, क्योंकि रेशम का जो कीड़ा है जिसे कहते हैं एंथेरिया असमांसिस, ये पूरी तरह से असम के लिए एंडेमिक है, यानी कि असम का स्थानिक है। तो यहाँ पर मूंगा सिल्क होता है असम में। इससे मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, सॉरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन। मिशन स्नेहजोरी के तहत जो टारगेट है, इससे दोस्तों जो लाभार्थी होंगे करीब 2.6 लाख जो बुनकर और रियर परिवार है, जो रियर परिवार है जिसमें काम करते हैं उनको फायदा होगा। और 5 आधुनिकृत जो बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का, 5 आधुनिकृत रीलिंग इकाइयां और एक विशेष स्पिन मिल दोस्तों, एक विशेष मूंगा कताई मिल लगाई जाएगी। कृषि का टारगेट है कि 5000 हेक्टेयर, जो 5000 हेक्टेयर सोम और सोलू पौधों का पुनरुद्धार होगा। ये पौधे हैं, रेशम के लिए काम करते हैं। संस्था का ढांचा क्या होगा, 30 FU, ये है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और 1180 किसान हित समूह का गठन होगा। और इसका निर्यात लक्ष्य जो एक्सपोर्ट टारगेट है 2028 तक दोस्तों, मूंगा रेशम का निर्यात को 2000 किलोग्राम से ऊपर ले जाया जाएगा।
इससे अधिक करना है 2000 किलोमीटर से दोस्तों। ठीक है, ये मेन उद्देश्य है मिशन स्नेहजौहरी के तहत। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कुछ डिफेंस टेक में। देखिए डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई है रुद्रम 2। रुद्रम 2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, बहुत इंपोर्टेंट है। ये आप हवा से इसको दोस्तों, एयर से लैंड में, हवा से आप लैंड पर, सतह पर, सरफेस पर आप इसको अटैक कर सकते हो, यानी कि हवा से सतह में अटैक कर सकते हैं। इस पर याद रखना, हवा से सतह पर। रुद्रम 2 जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स द्वारा सुखोई 30 MKI से उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट पर, जो तट है, कोस्ट पर, जो आईटीआर है दोस्तों, वहां पर किया गया। और इसका तकनीकी वितरण की बात करें तो इसको आरसीआई विकसित किया, आरसीआई हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया दोस्तों। टेक्नोलॉजिकल जो इसका विवरण है दोस्तों, विकसित किया है आरसीआई की रियो, हमारा रिसर्च इमारत सेंटर हैदराबाद है, उसके द्वारा दोस्तों। और जो ये एक याद रखना, ठोस प्रोडक्ट, सॉलिड प्रोपेलेंट है, यानी कि ये ठोस प्रोडक्ट है रुद्रम 2। उच्च वेग वाली है, यानी विशेष रूप से हाई वेलोसिटी है, एयर लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के वायु रक्षा दमन में, जो सीड मिशन के लिए डिजाइन किया गया। सीड मिशन से मतलब है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए। इन मिशनों के लिए बनाया गया जो दुश्मन की रडार और संचार नोड्स को नष्ट कर सकती है। उनका जो कम्युनिकेशन वगैरह सिस्टम है उसको ये क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है दोस्तों। और ये हवा से सतह पर, एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, समझ रहे। जो मिसाइल सरफेस टू एयर में जाती है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की स्थितियों को सर्जिकल पिन पॉइंट सटीकता के साथ बेअसर करने में ये रुद्रम 2 हमारी बहुत सक्सेस है दोस्तों, सफल है। चलिए अब यहाँ एआई और साइबर सिक्योरिटी पे देखेंगे प्रोजेक्ट ग्लास स्विंग। ये प्रोजेक्ट ग्लास स्विंग और एआई क्या है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। मैटर क्या है, भारत जो है दोस्तों आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट ग्लास स्विंग में शामिल हो गया। जो अमेरिकी आधारित, ये जो ग्लास स्विंग है यूएसए आधारित, अमेरिकी आधारित फ्रंटियर एआई जो है, अपनी एंथ्रोपिक पीवीसी द्वारा प्रशासन एक अंतरराष्ट्रीय प्रशासित एक साइबर रक्षा नेटवर्क है। तो भारत को एंथ्रोपिक पीवीसी के लिए क्लाउड माइथोस यानी कि फ्रंटियर एआई मॉडल का अत्यधिक प्रतिबंधित एक्सेस मिला है दोस्तों, समझ रहे हैं, ये एक्सेस मिल गया है, जो माइथोस एआई तक पहुंच मिली है इंडिया को दोस्तों। चलो उसके बाद आइए I4C और सर्ट इन, इसका उपयोग गंभीर जीरो डे साइबर हमला, जीरो डे साइबर अटैक से राष्ट्रीय बुनियादी ढांचों को बचाने के लिए कर सकते हैं। यानी क्लाउड माइथोस जो है, और ये जो भारत का प्रोजेक्ट ग्लास स्विंग के माध्यम से आप उन्नत एडवांस जो एआई हैं उन तक पहुंच प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो I4C है और सर्ट इन, ये इनके सहित भारत के जो प्रमुख सुरक्षा नोड्स हैं उनको क्लाउड माउस तक उच्च प्रतिबंधित पहुंच प्राप्त होगी, जो कि एक बहुत ही अप्रकाशित फ्रंटियर ग्रेड एआई मॉडल है। ये इंपोर्टेंट है, इसके लिए ग्लास स्विंग याद रखना। वही दोस्तों, अच्छा क्लाउड माइथोस ये समझते हैं, क्लाउड ये माइथोस क्या है। विशेष रूप से ये एक जटिल सिस्टम है जो स्तरीय कोड कमजोरी को खोजने और दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा उनके शोषण करने से पहले जीरो डे साइबर हमलों के खिलाफ महत्वपूर्ण राष्ट्र बुनियादी ढांचा है, उसके लिए रक्षा करेगा और ये सारी चीजें करेगा साइबर अटैक से बचाने के लिए। अब यहाँ बात करेंगे ANRF मॉडल क्या है। यह दोस्तों अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अकादमिक रिसर्च और प्राइवेट वेंचर कैपिटल को जोड़ने के लिए सेंट्रलाइज डिजिटल रिसर्च सेंटर पोर्टल है। ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया, ANRF पोर्टल दोस्तों, समझ रहे हैं। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रबंधित, यानी कि एक मैनेजमेंट एडवांस केंद्रीकृत फंडिंग और सहयोग पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है, जो कि पारदर्शी राष्ट्रीय ट्रैकिंग रिपोजिटरी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है। हाल ही में लॉन्च किया गया E85 ईंधन, E85 फ्यूल, इसमें एथेनॉल और पारंपरिक पेट्रोल का अनुपात क्या है। तो आप देखेंगे इसमें 80 से 85% एथेनॉल है और 14 से 19% के आसपास इसमें पेट्रोल देखने को मिलेगा। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। E85 जो फ्लैक्स फ्यूल है, इसकी बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस वाले दिन नई दिल्ली में E85 ईंधन के वाणिज्यिक वितरण नेटवर्क का शुभारंभ किया, जिसमें बता रहा हूं 80 से 85% एथेनॉल, 14 से 19% पारंपरिक पेट्रोल है। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या है, इसकी बात करेंगे। तो जो वाणिज्यिक रोल आउट है उसकी बात हो रही है, तो 48 सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा आउटलेट में शामिल किया गया है और तेजी से बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए जो उपभोक्ता और पर्यावरण के लाभों के साथ मंत्रालय ने E85 को दोस्तों, जो E85 की कीमत पारंपरिक पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम रखी है। अब होगी कि नहीं, वी डोंट नो दोस्तों। वही नीति आयोग ने औपचारिक रूप से एथेनॉल संचालित जो
फ्लेक्स फ्यूल है दोस्तों, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को शून्य उत्सर्जन वाहनों के साथ, जो शून्य उत्सर्जन माना है, जीरो एमिशन जो वाहनों के रूप में वर्गीकृत किया है कि भैया जिनमें ये E85 होगा वो वाहन जीरो एमिशन प्रोड्यूस करेंगे, शून्य उत्सर्जन यूज करेंगे, यानी कि उसमें बहुत बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा। 61% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा, पेट्रोल से लगभग 20 रुपए लीटर सस्ता, जैसा मैं बता रहा हूं। तो ये E85 का जो जीवन चक्र है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 61% तक कम करना और लगभग शून्य शहरी पर्टिकुलेट मैटर, पीएम जो है पर्टिकुलेट मैटर उत्पन्न करना है, शून्य, जीरो के बराबर। इसका लक्ष्य है कि दिसंबर 2027 तक 5000 आउटलेट इन्हें बनाने, ये इनका टारगेट है दोस्तों। और दिसंबर 2026 तक इनका टारगेट है 500 आउटलेट का। हाँ, दिसंबर 2026 तक 500 और दिसंबर 2027 तक 5000 आउटलेट इन्हें डेवलप करने, ये बात याद रखना है। अब स्पेस रिसर्च हाईलाइट करेंगे कि भाई कोडाइकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी बनी है, जिसे कह रहे हैं केएसओ दोस्तों। आईआईए द्वारा, यानी कि जो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा ये कोडाइकनाल सौर वेधशाला जो है, ये सोलर ऑब्जर्वेटरी ने एक निरंतर उपयोग करने के लिए सौर डेटा विश्लेषित प्रकाशित किया है क्या 100 साल पुराने मल्टी डिकेडल सौर डेटा का डिजिटलीकरण पूरा हो गया और सौर चुंबकीय क्षेत्रों, जो सोलर मैग्नेटिक फील्ड का, ये अध्ययन करेगी दोस्तों। यानी कि ये वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों को जो सोलर फ्लेयर्स हैं, सौर फ्लेयर्स को मॉडल करने और तीव्र, बहुत तेजी से भू चुंबकीय तूफानों से संचार उपग्रह की रक्षा करने के लिए सटीक आधारभूत डेटा प्रदान करेगा ये केएसओ दोस्तों। दूसरा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दोस्तों, जिसे बोलते हैं हम JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर एक्सोप्लैनेट WASP 3920 के मौसम और एटॉमिक सल्फर डाइऑक्साइड प्रतिक्रियाओं को मैप तैयार किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। पूछ सकते हैं कि भैया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने क्या किया है। दूसरा है ब्लू माइक्रो मून, खगोलीय घटनाओं, ये एक खगोलीय घटना है ब्लू माइक्रो मून। जब पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर अपनी कक्षा में अपोजी पर लगभग 4,03,945 किलोमीटर में होता है, तो अपोजी होती है जो सबसे दूर होती है, किससे, सूर्य से, ठीक है। खगोलीय घटना, चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, उसे कहते हैं अपोजी। और इसका मानक सुपरमून की तुलना में 14% छोटा होता है ब्लू माइक्रोमून। जो स्टैंडर्ड ब्लू मून होता है उससे ये 14% ब्लू माइक्रोमून छोटा होता है। ये एक खगोलीय घटना है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, बहुत इंपोर्टेंट है। भारत का 100वां रामसर स्थल, रामसर साइट किसे घोषित किया गया, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, या इसे हम सुराह ताल भी बोलते हैं। और ये दोस्तों कहां पर है, 5 जून को यूपी के बलिया यूपी का पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी। इसमें सुराताल भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित की गई है और 99वीं थी शेखा झील, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ में। कहां पर, अलीगढ़ में थी ये शेखा झील। वैश्विक स्थिति ये है, भारत में अब एशिया में प्रथम और विश्व में, एशिया में भारत प्रथम है और विश्व में तीसरे स्थान पर, 176 यूके नंबर 1 पर और 144 मैक्सिको 2। सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है यूके यूनाइटेड किंगडम में, नंबर 2 पर मैक्सिको में, नंबर 3 पर भारत में है, जिनकी संख्या 100 हो गई है। समझ रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, एनवायरमेंट के पर्पज से याद रखेंगे आप इसे। चलिए कुछ और देखते हैं। अगस्त्यामलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक आदेश दिया है कि अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर इसमें बेदखली का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल और तमिलनाडु में दोस्तों हाथी कॉरिडोर और 16 घास के जो मैदान है, 16 ग्रासलैंड के बीच में अवैध जो वाणिज्यिक निर्माण होता है, कॉमर्शियल निर्माण, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको तत्काल हटाने का सख्त आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का है, केरल और तमिलनाडु के बीच में दोस्तों। यहाँ पर सदाबहार जंगलों को व्यवसायिक पर्यटन के लिए शोषण से बचाया जा सके, इसलिए ऐसा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखेंगे महा ऑन वाटर, ये क्या है महा ऑन वाटर। जल शक्ति मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है महा ऑन वाटर दोस्तों। यानी जल शक्ति मंत्रालय ने विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइजेशन भूजल प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए महा ऑन वाटर, जो महा ऑन वाटर है, यानी जल के लिए उच्च प्रभावी वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए ये मिशन या कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें होगा क्या, इस जल संशोधन स्टार्टअप को जोड़ने के लिए भारत विन इंक्यूबेटर और इसरो के स्पेस जियो स्पेशल डेटा के साथ वेटलैंड डिप्लेशन को ट्रैक करना है। यानी कि जो वेटलैंड की कमी है उसको रियल टाइम ट्रैकिंग करने के लिए इसरो के साथ एक MOU साइन किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है सोवा रिग्पा लेह लद्दाख में आयुष मंत्रालय द्वारा विज्ञान का उपचार, साइंस ऑफ हीलिंग का संवर्धन मिशन लाइफ के तहत किया गया। ये सोवा रिग्पा दोस्तों लेह लद्दाख में आयुष मंत्रालय ने दोस्तों मिशन लाइफ के तहत सोवा रिग्पा एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, उसको बढ़ावा दिया है। तो आयुष मंत्रालय ने क्या किया, जो स्वायत्त केंद्र है हमारा लेह लद्दाख, कहां पर, लेह लद्दाख, इसका नाम है NISR में। NISR मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिग्पा,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवारिकपा आयुष मंत्रालय द्वारा विज्ञान का उपचार यानी लाइफ के तहत, जो लाइफ मिशन लाइफ है उसके तहत साइंस ऑफ हीलिंग के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे पुरानी जीवित पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक पेड़ मां के नाम दोस्तों। एक पेड़ मां के नाम यानी कि 3.0 महावृक्षारोपण अभियान चलाया है। शहरी माइक्रो फॉरेस्ट बनाने में उत्तर प्रदेश में पूरे देश में प्रथम है दोस्तों। यूपी इसमें पूरे देश में प्रथम है। यूपी के लिहाज से बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है ये वाली न्यूज, बहुत इंपोर्टेंट है कि भाई शहरी माइक्रो फॉरेस्ट बनाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पूरे इंडिया में प्रथम है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब एक और प्यारा क्वेश्चन है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूल बोर्ड स्कोरिंग विविधताओं को एकीकृत करने के लिए स्थापित परख, परख में पी का क्या अर्थ है दोस्तों? तो यहाँ पर पी का अर्थ आप देखेंगे, परख में पी का अर्थ है परफॉर्मेंस। सी इज द राइट आंसर, परफॉर्मेंस। परख के मूल्यांकन की बात करें, इसका मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट दोस्तों। इसमें हुआ क्या है परख में दोस्तों? ये परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन, जो त्रुटियां हैं ट्रांसक्रिप्शन में, जो ग्रेडिंग त्रुटियां हैं उनको कम करने के लिए सीबीएसई और अन्य केंद्रीय शैक्षिक निकायों ने डिजिटल मूल्यांकन वर्क फ्लो के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसे बोलते हैं हम OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम बढ़ाया है। ये मेन काम क्या है इस परख में। और पी का मतलब है परफॉर्मेंस। तो ये बात याद रखेंगे दोस्तों, जो भौतिक पेपर हैंडलिंग को खत्म करने के लिए और ट्रांसक्रिप्शन ग्रेडिंग त्रुटियों को कम करने के लिए काम किया सीबीएसई ने। अब बात करेंगे यूजीसी एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सभी विश्वविद्यालयों को स्टूडेंट डेटाबेस को एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल से जोड़ने को सख्त निर्देश दिया है। इससे बॉर्डरलेस एकेडमिक आइडेंटिटी बनेगी दोस्तों, ये भी याद रखना। और ये यूजीसी ने किया है। किसने? यूजीसी ने। अब देखेंगे टॉप्स योजना का विस्तार, ये क्या है? टॉप्स योजनाओं की बात करेंगे। युवा मामले के जो मंत्रालय ने टॉप्स पर कोर एथलीट फंडिंग को विस्तारित किया है। तो टॉप्स योजना मतलब युवा मामले मंत्रालय ने एलिट एथलीटों के लिए दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण और विदेशी कोचिंग की फंडिंग बढ़ा दी है। ऑलमोस्ट ये काम है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो फंडिंग सीधे तौर पर कुलीन भारतीय ट्रैक शूटिंग तीरंदाजी जो एथलीट है उनके लिए दी जाएगी, उसको कवर करेगी। नेक्स्ट है मेजर प्रभात मिश्रा, 22 कुमायूं रेजिमेंट के अधिकारी हैं। यूएस कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में आइजन हावर अवार्ड और गोल्डन पेन अवार्ड एक साथ जीतने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी बने। 1185 अधिकारियों में चौथा स्थान प्राप्त किया है मेजर प्रभात मिश्रा ने। ये बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। और 22 कुमायूं रेजिमेंट के हैं ये अधिकारी, इन्हें 2 अवार्ड मिले, आइजन हावर और गोल्डन पेन अवार्ड दोस्तों। ये आएगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 चेस का, नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? आर प्रज्ञानंद दोस्तों। तो 20 वर्षीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने विंसेंट कीमर को हराकर यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्हें कुल 18 अंक मिले और बेस्ले सो 17 अंक के साथ दूसरे स्थान पर थे। और प्रज्ञानंद ने लगातार 4 क्लासिकल जीत दर्ज किए। ये इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। वहीं प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 कहां होगी? ये होगी अहमदाबाद गुजरात में। ये अहमदाबाद गुजरात में आयोजित होगी। इसमें 40 देशों के एलिट एथलीट भाग लेंगे। इन्होंने भाग लिया दोस्तों प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दूसरा अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026। तो भारतीय पुरुष टीम ने पेनल्टी शूटआउट में स्वर्ण जीता और महिला टीम ने यहाँ पर कांस्य जीता है। अंडर 18 की बात कर रहा हूँ। तो भारतीय पुरुष टीम ने अंडर 18 में फाइनल में रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में जीत के बाद अंडर 18 एशिया कप 2026 का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। वहीं देखेंगे नेक्स्ट श्रेयस अय्यर दोस्तों। 2026 एशियाई खेल और 2028 में तो होंगे कहां पर? एलए में। एलए मतलब लॉस एंजलिस में। ओलंपिक के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ T20 जो इंटरनेशनल के नए कप्तान नियुक्त हुए हैं श्रेयस अय्यर। T20 क्रिकेट के नए कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया। वहीं मोनाको F1 ग्रांड प्रिक्स किशोर सनसनी किलोमीटर एंटोनली, इन्होंने ऐतिहासिक पोल पोजीशन हासिल की है। और वहीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स भारतीय दल ने 19 पदक जीते हैं। कितने? 19 पदक जीते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, याद रखेंगे, समझ रहे? तो जो 19 पदक जीते हैं भारतीय अंडर जो एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड टीम ने 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में कितने? 19 पदक अपने नाम किए। ये बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल किस तारीख को मनाते हैं? 7 जून को। 7 जून को मनाया जाता है। और कुछ और इंपोर्टेंट डे है दोस्तों। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया और वैश्विक माता पिता दिवस भी मनाया गया। 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया।
4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया दोस्तों। 5 जून को वेरी इंपोर्टेंट विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। अवैध और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। प्रजातिवाद के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। 6 जून को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, विश्व कीट दिवस मनाया गया। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया दोस्तों। ये बहुत इंपोर्टेंट है, खासकर 5 जून और 7 जून वाले डेज दोस्तों। तो ये बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो ये था आपका 1 से 7 जून 2026 का पूरा कंपाइलेशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों और वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक्स। अब मैं बात करता हूं इनकी थीम्स की भी दोस्तों। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी, याद रखना। ये 5 जून की बता रहा हूं, इंस्पायर्ड बाय नेचर, इंस्पायर्ड बाय नेचर दोस्तों, फॉर क्लाइमेट, फॉर आवर फ्यूचर। समझ रहे हैं? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ये 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। यानी प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, ये 5 जून 2026 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी दोस्तों। वहीं बात करेंगे 7 जून 2026 की। जो 7 जून 2026 है, इसकी थीम थी दोस्तों, आप देखेंगे बहुत इंपोर्टेंट थीम है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन फूड सेफ्टी, यहां देखेंगे फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, प्रिपेयर फॉर, यानी फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ये 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम थी। यानी खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, यानी कि फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। तो ये था दोस्तों वीकली करंट अफेयर, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब चैनल यूपीएससी 9 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए और इंपोर्टेंट फैक्ट्स के लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें दोस्तों। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।